In this video, we will study about the methodology involved in the Human Genome Project. तो methodology in Human Genome Project, यानी Human Genome Project में what are the methodologies were involved. For sequencing the human genome, ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए 2 मेजर अप्रोचेस वर इन्वॉल्व. तो सबसे पहले अगर हम देखें कि व्हाट आर द मेथोडोलॉजी, तो 2 मेथोडोलॉजीज इन्वॉल्व की गई बेटा. अब सबसे पहले चीज, ये मेथोडोलॉजी करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हम लोग सिंपली ये कहते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए का हम लोग कहते हैं कि यूजुअली 2 टाइप्स के डीएनए होते हैं. 2 टाइप्स के डीएनए, किस तरह से 2 टाइप्स के डीएनए होते हैं? अगर हम डीएनए को कहते हैं तो सिंपली हम ये कहते हैं कि उसके अंदर सम सीक्वेंसेस आर द कोडिंग सीक्वेंस एंड सम ऑफ देम आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस. कहा जाता है ना बेटा, कोडिंग सीक्वेंस को एक्सॉन्स कहा जाता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस को इंट्रॉन्स कहा जाता है. यानी वो सीक्वेंसेस जिनसे कोई प्रोटीन नहीं बनना, दैट इज कॉल्ड एज नॉन कोडिंग सीक्वेंस. एक होता है जिससे आरएनए बन के और प्रोटीन बनता है, दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग सीक्वेंस. इसके अलावा हम डीएनए को एक और चीज में डिवाइड करते हैं, दैट डीएनए कैसा होता है बेटा? एक यूक्रोमेटिन होता है, एक हेट्रोक्रोमेटिन होता है, that we had already studied. हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो डार्कली स्टेन्ड होता है. क्यों? बिकॉज ये टाइटली कॉइल्ड होता है. अब टाइटली कॉइल्ड है, इसका मतलब ये आरएनए सिंथेसिस नहीं करता, यानी नो ट्रांसक्रिप्शन. जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा तो बेटा नो ट्रांसलेशन. इसका मीनिंग ये क्या रह जाएगा बेटा? इनएक्टिव. यूक्रोमेटिन जो होता है वो लाइटली स्टेन्ड होता है. क्यों? बिकॉज इट इज लूजली पैक्ड. लूजली पैक्ड है इसलिए इट हेल्प इन द ट्रांसक्रिप्शन. इट कैन डू ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन से प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, मीन्स ट्रांसलेशन. तो ओनली द यूक्रोमेटिन पार्ट, और यूक्रोमेटिन पार्ट में भी केवल कौन सा वाला सीक्वेंस बेटा? कोडिंग सीक्वेंस. ठीक है. तो 2 मेथोडोलॉजी अपनाई गई, जिसमें अभी हम फिर वापस से आते हैं कि उन दोनों मेथोडोलॉजी में क्या किया गया. ये मैंने सिर्फ इसलिए टू रिकलेक्ट यू कि क्या कोडिंग सीक्वेंस या नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग किस मेथोडोलॉजी को यूज़ किया गया. तो सिंपली अगर हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो 2 मेथोडोलॉजी यूज़ की गई, उसमें फर्स्ट मेथड था दैट इज कॉल्ड एज sequence annotation, and second one is the expressed sequence tag, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ESTS टैग्स. 2 मेथोडोलॉजी, वन इज द एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एंड सेकेंड इज द सीक्वेंस एनोटेशन. अब इसके अंदर तो सिंपली हम क्या कहेंगे कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, एज अ नेम इंडिकेट, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, यानी वो सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. तो जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वो कौन से होंगे बेटा? यूक्रोमेटिन. और यूक्रोमेटिन में भी कौन से वाले पार्ट? कोडिंग सीक्वेंस. वही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ना, जो अपने आप को एक्सप्रेस. तो ये एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में क्या करा गया, मतलब ये डिसाइड किया गया कि पहले
पहले डिसीजन लिया गया कि हम इसको, इस टेक्निक को यूज़ करें या इस टेक्निक को यूज़ करें। दो टेक्निक डेवलप की। तो इस टेक्निक में क्या था कि इस टेक्निक में दे मेनली फोकस्ड ऑन identifying all the genes that are expressed, यानी जो अपने आप को केवल उन सारे जीन्स को जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, जो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन सभी जीन्स को क्या करा जाएगा बेटा कि उनकी सीक्वेंसिंग की जाएगी। यानी उन्हीं जीन्स की सीक्वेंसिंग की जाएगी जो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं एज आरएनए। तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। टैग्स मतलब टैग लगा दिया जाएगा कि भाई ये वाला जीन का पार्ट है, ये अपने आप को आरएनए सीक्वेंस बनाता है, तो हमें केवल इसकी सीक्वेंसिंग, इसके बेस पेयर्स आइडेंटिफाई करने। सेकेंड होता है बेटा दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन एक ब्लाइंड अप्रोच है। ब्लाइंड अप्रोच क्या? इसमें जितने भी बेस पेयर्स हैं, वेदर दे आर ऑफ द यूक्रोमेटिन और दे आर ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, वेदर दे आर ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हो, सबको आइडेंटिफाई करना। तो सीक्वेंस एनोटेशन में सिंपली सीक्वेंसेस या सीक्वेंसिंग द होल जीनोम, पूरा का पूरा जीनोम, चाहे काम का हो चाहे नहीं हो, होल जीनोम या होल सेट ऑफ जीनोम, ठीक है, होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन ऑल कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, जिसके अंदर कोडिंग सीक्वेंस भी आ रहे हैं और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी आ रहे हैं, सबको आइडेंटिफाई करना। और उसके बाद में देन लेटर असाइन मतलब उनको बताना कि क्या कर रहा जा रहा है। लेटर असाइन डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विथ फंक्शन। जैसे सिंपली इसमें तो क्या करा गया, जैसे मैं एक आपको डायग्रामेटिक तरीके से बताती हूँ। सपोज ये हमारा एक कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम है, हम इसको एक कंसीडर कर ले, एक लॉन्ग सेट ऑफ जीनोम है। अब इस सेट ऑफ जीनोम में बहुत सारे पार्ट्स हैं, या मैं एक सिंगल एक जीन की बात कर रही हूँ, ये एक जीन के अंदर नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं, या एक क्रोमोसोम की बात कर लें, और इसमें जहाँ जहाँ मैं इसको डार्क कलर कर रही हूँ, दीज आर द नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ये सारे क्या हैं बेटा? नॉन कोडिंग। और ब्लू वाले जो हैं ये क्या है? कोडिंग सीक्वेंस। तो एक्चुअली जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का काम था, वो क्या काम करना चाह रहे थे? वो ये चाह रहे थे कि केवल जो ये कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, यानी ये दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, दिस और दिस, इतने पार्ट की सीक्वेंसिंग कर दी जाए। इस कंप्लीट में से इतने पार्ट की सीक्वेंसिंग कर दी जाए। ये कहलाता था एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, यानी जो सीक्वेंस अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें टैग लगा के हम उसकी सीक्वेंसिंग करें। सेकंड आता है सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन ब्लाइंड अप्रोच है जो सीक्वेंसिंग स्टार्ट करेगी फ्रॉम हेयर टिल हेयर, कंप्लीट सीक्वेंसिंग करेगी और उस सीक्वेंसिंग में बाद में असाइन करेगी कि भाई दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये पार्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कोडिंग सीक्वेंस में ये प्रोटीन बना रहा है। तो ये हो जाता है सीक्वेंस एनोटेशन। और सबसे लास्ट में जब
डिसाइड हुआ कि कौन सी टेक्निक चलनी है, तो बेटा डिसाइड हुआ कि ये ही ब्लाइंड अप्रोच चलनी है कि हमें ईच एंड एवरी बेस पेयर whether it is a part of the coding sequence or it is the part of non coding sequence, but हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, उसकी सीक्वेंसिंग करनी है। तो ये दो मेथडोलॉजी है। अब सबसे पहले चीज़ है कि इसको करने के लिए पूरे जीनोम को तो एक साथ नहीं किया जाता बेटा, तो सीक्वेंसिंग करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, तो हम सिंपली लेते हैं स्टेप्स ऑफ सीक्वेंसिंग। अब किसी भी जीनोम को अगर हमें सीक्वेंसिंग करनी है तो द सबसे फर्स्ट पॉइंट, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए। है ना बच्चे, सबसे पहले क्या होता है, डीएनए को आइसोलेट करना है। यही रीज़न था कि मैंने आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाने से पहले बायोटेक्नोलॉजी करवाई, क्योंकि अभी मैं अगर ये टॉपिक करवाती विदाउट बायोटेक्नोलॉजी तो यू वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, आपके दिमाग में भी नहीं आता कि भाई आइसोलेशन कैसे किया जाता है। लेकिन अभी मैं जब बोल रही हूँ कि सिंपली आइसोलेशन ऑफ डीएनए, तो आपके ब्रेन में एकदम से, आपके दिमाग में एकदम से आ गया, या डीएनए को हम आइसोलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट अपन उसकी सेल वॉल को डिसॉल्व किया जाए प्रोटीएज एंजाइम से, लाइपेज एंजाइम से, आरएनएज डाला जाएगा और लास्ट में चिल्ड इथेनॉल डाल के हम लोग उसमें से डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, सेकेंड स्टेप इज द, जो डीएनए आइसोलेट हुआ उसके हमने क्या करे बेटा, फ्रेगमेंटेशन, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, और फ्रेगमेंट्स स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दिया गया। फ्रेगमेंटेशन करने के लिए आपको पता है कौन सा एंजाइम जरूरत पड़ती है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी में हमने करा, यस वेरी राइट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जो पर्टिकुलर साइट से कट कॉज करता है। तो बाय द हेल्प ऑफ द एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हमने उन डीएनएज के क्या करे, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स करे। अब फ्रेगमेंट्स हो गए बेटा, तो थर्ड स्टेप क्या होगा, सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, यानी जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स करे थे उनका हम क्या करेंगे बेटा, सेपरेशन। सेपरेशन करने के लिए हमने क्या टेक्निक अप्लाई करी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आप लोगों को पता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर प्लेट ली जाती है और उसको कैथोड और एनोड से इलेक्ट्रिक फील्ड से अटैच किया जाता है, वेल्स में डीएनए फ्रेगमेंट्स डाले जाते हैं एंड दोज डीएनए स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द एनोड, तो वो कहलाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया तो उसके बाद में क्या करा जाएगा बेटा, उन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है। तो सेपरेशन ऑफ द, यानी द फ्रेगमेंट्स ट्रांसफर्ड ऑन नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन या नायलॉन शीट के ऊपर उसको ले लिया जाता है बेटा। ये हम लोगों ने सारी टेक्निक किस में कर रखी है, बायोटेक्नोलॉजी में। अब जब ये आ गया है उसके बाद में अगेन अभी स्टिल बायोटेक्नोलॉजी ही चल रही है बच्चे। अब इन फ्रेगमेंट्स को किस में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रांसफ़र करा जाएगा होस्ट सेल में, और फ्रेगमेंट्स को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करने से पहले इसकी की जाती है बेटा क्लोनिंग। और क्लोनिंग आपको पता है किससे की जाएगी बेटा, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये भी हमने बायोटेक्नोलॉजी में किया था। तो जब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से क्लोनिंग हो जाएगी तो उन क्लोन्ड फ्रेगमेंट्स को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की हेल्प से इन क्लोन्स को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो नेक्स्ट जो चीज़ आता है कि उसके लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत हुई। ये सारी टेक्निक तो वी आर ऑलरेडी स्टडीड। वन,
कि हमें कौन सा वेक्टर लेना है उसके ट्रांसफ़र के लिए और होस्ट सेल कौन सी लेनी है। तो जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा था तो द साइंटिस्ट डिसाइड 2 होस्ट एंड 2 वेक्टर्स। तो उन्होंने 2 होस्ट सेल जिनके अंदर उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को एंटर करवाना था, तो 2 होस्ट लिए बेटा। वन इज बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज यीस्ट। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है बेटा एंड यीस्ट इज अ यूकैरियोट। तो दे जस्ट उन्होंने ये कहा कि हम इन्हें होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे। किससे होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे? द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को, उसकी सीक्वेंसिंग करने के लिए। क्यों, कैसे सीक्वेंसिंग करने के लिए कि जब हमने वो फ्रेगमेंट होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया तो होस्ट अब नए तरह का प्रोटीन बनाएगा और वो नया वाला प्रोटीन जो बनेगा उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये प्रोटीन तो इस सीक्वेंस की वजह से बना है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए थे? इन होस्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर्ड? वेक्टर। वेक्टर हम क्या लेते हैं बेटा? प्लाज्मिड्स, है ना, या फिर वेक्टर्स किस में, आपको पता है ना, बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड यूज़ किया जाता है एज ए वेक्टर। तो इधर भी जो वेक्टर यूज़ किए गए वो क्या यूज़ किया गया बेटा? दैट इज़ द बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यानी BAC। और दूसरा किया गया यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यानी YAC। तो YAC या BAC इनको यूज़ करा गया टू इंट्रोड्यूस द फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA इन द बैक्टीरिया और द यीस्ट। बट लेटर ऑन, पहले ये दोनों करे कि भाई आइदर वी कैन टेक दिस ऑल्सो और वी कैन टेक दिस ऑल्सो, बट लेटर ऑन इट वॉज डिसाइडेड कि होस्ट क्या यूज़ किया जाएगा? यीस्ट यूज़ किया जाएगा, क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंसिंग चल रही है। तो नेचुरली यीस्ट इज यूज्ड एज अ होस्ट एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इज यूज्ड एज अ वेक्टर। तो दिस इज द मेथडोलॉजी हाउ द DNA सीक्वेंसिंग हैज़ बीन अकर। अब ये तो हो गया बेटा, अभी तक तो केवल क्या था कि वेक्टर में ट्रांसफ़र, वेक्टर के थ्रू होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब ट्रांसफ़र करने के बाद फर्दर उनको सीक्वेंसिंग कैसे की गई? तो सीक्वेंसिंग करने के लिए, फॉर सीक्वेंसिंग ऑटोमेटेड, यानी ऑटोमेटिक चीज यूज की गई। तो ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर, ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर वॉज यूज्ड। और बेटा ये ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर किस प्रिंसिपल पर काम करता था? तो दिस इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ method developed by फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर ने जो मेथड डेवलप किया था बेटा, उस मेथड से ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर डेवलप किया गया। और उस सेंगर से, यानी सेंगर फर्स्ट पर्सन था जिसने ये भी बताया था कि अमीनो एसिड की सीक्वेंस प्रोटीन में कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। तो जब उन्होंने अमीनो एसिड की सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर ली बेटा, तो ऑटोमेटिकली उसी से ही उन्होंने किसकी सीक्वेंस भी आइडेंटिफाई कर ली? कोडोन्स की सीक्वेंस भी आइडेंटिफाई कर ली। तो दैट इज द सीक्वेंसिंग ऑफ द DNA फ्रेगमेंट डन बाय द ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेवलप्ड बाय द फ्रेडरिक सेंगर। और उसके बाद में क्या करा गया बेटा? अब ये तो ये हुआ कि एक ये फ्रेगमेंट की कर ली, एक इस फ्रेगमेंट की, एक इस फ्रेगमेंट की, ये सारे फ्रेगमेंट्स कर लिए। कुछ फ्रेगमेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनको हम सिंपली इस तरह से ले लें, छोटे छोटे हमने अलग अलग फ्रेगमेंट्स तोड़ लिए थे ना। अब हमें क्या पता कि कौन सा फ्रेगमेंट किसके साथ जुड़ना है? सिंपली, सॉरी बेटा,
जब ये कर लिया तो बेटा उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे सपोज ये फ्रेगमेंट्स है, इन फ्रेगमेंट्स की हमने सीक्वेंसिंग कर ली। अब ये तो ऐसे फ्रेगमेंट्स हो गए थे, अब हमें कैसे पता है कि ये सारे किस सीक्वेंस में जुड़ेंगे, किस लाइन में जुड़ेंगे। तो सपोज ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, ये सिक्स्थ का है, ये फिफ्थ का है, ये एट्थ का है, ये नाइन्थ का है, ये सेवेंथ का है, 10th है, 11th है। कैसे आइडेंटिफाई किया गया कि ये नंबर का सीक्वेंस है। तो बेटा इनके जो आपस में ओवरलैपिंग सीक्वेंस होते हैं, हमने पढ़ा था कि जब भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है तो वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, और वो स्टिकी एंड क्या होते हैं, ओवरलैपिंग सीक्वेंस होते हैं, ऐसे ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे पर। तो वो ओवरलैपिंग सीक्वेंस की मदद से बाय द हेल्प ऑफ overlapping sequence, later on these fragments are aligned, उनको एक लाइन में अलाइन किया गया, किसके बेसिस पर, ओवरलैपिंग सीक्वेंस के बेसिस पर। तो इस तरह से और स्पेशल कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बनाए गए, स्पेशल कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स हैड बीन डेवलप्ड। किस लिए बेटा, कि उन सीक्वेंसेस को एनोटेट किया जाए, हम कहते हैं ना सीक्वेंस एनोटेशन, उसका एनोटेशन किया जाए, उसको रिट्रीव किया जा सके, उसको एनालिसिस किया जा सके। तो दिस इज अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और मैंने आपको बताया था ये कंप्लीट हुआ बेटा जाके 2006 में, ठीक है। तो 6 में कंप्लीट हुआ, मई 2006 में। और लास्ट क्रोमोसोम जो था जिसकी सीक्वेंसिंग हुई थी वो कौन सा था बेटा, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्रोमोसोम की सीक्वेंसेस सबसे लास्ट में हुई बिकॉज इट इज़ अ लार्जेस्ट क्रोमोसोम। ओके, थैंक यू।